नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः हमारी इस एक इम्पोर्टेंट क्लास में जिसमें हम लोग एमसीक्यू को कर रहे हैं। और आज के सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स से संबंध में प्रश्नों को देखेंगे कि आखिर कैसे इकोनॉमिक्स के प्रश्न आते हैं और आपसे गलत हो जाते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं आज की अपनी इस क्लास पे और आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। लास्ट में अपना स्कोर कार्ड बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि 15 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और जो 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया उसका उत्तर क्या होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई में जीडीपी से क्या जोड़ा जाता है। आखिर सकल राष्ट्रीय आय निकालना है तो क्या जोड़ा जाएगा। अप्रत्यक्ष कर को, मूल्यह्रास को, विदेश से शुद्ध आय को या फिर सब्सिडी को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ राष्ट्रीय आय निकालनी होती तो वहां पे आपको विदेश से जो प्राप्त शुद्ध आय होती है उसे यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है। अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाएगा, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय प्लस जीडीपी यहाँ पे हो जाएगा, जीडीपी बराबर जीएनआई हो जाएगा, जीएनआई। ठीक, ये यहाँ पे आपका फार्मूला बन जाता है। इसमें क्या है, विदेशों से प्राप्त आय को जोड़ी जाती है और विदेशियों को दी गई आय को हम घटा देते हैं तो शुद्ध आय विदेशों से हमें प्राप्त हो जाती है। ये अंतर्राष्ट्रीय आय के प्रवाह को भी दर्शाता है कि कितनी आय हमने लिया और कितनी आय हमने भेजा। क्योंकि भाई विदेशों के भी कुछ लोग तो यहाँ पे काम करते हैं ना, उनके बारे में तो हम यहाँ पे देखेंगे। क्लियर, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत में मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो एमपीसी जो है 4, 5, 6 या फिर 7, तो इसमें टोटल आपके 6 सदस्य शामिल होते हैं। 3 कहाँ से होते हैं, 3 आपके आरबीआई से होते हैं। ठीक, कितने 3 हो गए आपके आरबीआई से हो गए। और 3 कहाँ से हो जाते हैं, केंद्र से हो जाते हैं। 3 आपके कहाँ से हो जाएंगे, केंद्र से, सरकार से हो जाएंगे। जो एमपीसी नीतिगत जो ब्याज है रेपो रेट तय करती है। इसके अलावा आपको ये चीज याद रखनी है कि हमेशा रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, इन सभी चीजों का संचालन किया जाता है। अच्छा, जो आरबीआई से 3 व्यक्ति हैं इसमें गवर्नर शामिल है, मतलब गवर्नर के अतिरिक्त 2 व्यक्ति और। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। रेपो रेट का अर्थ क्या है, आरबीआई द्वारा जमा पर दिया जाने वाला ब्याज, आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया गया दीर्घकालिक ऋण, बैंकों द्वारा आरबीआई से अल्पकालीन उधार की दर, सरकारी बांड की दर। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपको बैंकों द्वारा आरबीआई के अल्पकालिक उधार की दर होती है उसे ही रेपो रेट के तौर पे जाना जाता है। क्लियर, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। राजस्व घाटा किसके बीच का अंतर है। यहाँ पे कुल व्यय कुल आय के बीच का, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों का, पूंजी व्यय या पूंजी प्राप्तियों का, आय और बचत के बीच का। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो राजस्व व्यय है और राजस्व प्राप्तियां उन्हीं के बीच का जो अंतर होता है उसे ही राजस्व घाटा कहा जाता है। घाटा क्यों, हमेशा ये घाटे में ही रहता है कि जो हमें प्राप्त हो रहा है, जो हम व्यय कर रहे हैं, व्यय हम ज्यादा हमेशा ही कर देते हैं सरकार की, इसीलिए इसे घाटा ही कहा जाने लगा। ठीक, तो इसलिए याद रखिएगा। हम बढ़ते हैं अपना अगले प्रश्न पर। आईआईपी का पूर्ण रूप क्या है, इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो है इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल इनकम परसेंटेज या फिर इंडेक्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोग्रेस। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका सही क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसके बारे में आईआईपी को देखा जाता है। ये औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन के स्तर को नापता है। इसमें खनन हो गया, विनिर्माण हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, ये सभी शामिल होते हैं। और ये आर्थिक गतिविधि की दिशा को बताने के लिए कहीं ना कहीं अग्रिम संकेत के रूप में काम करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। भारत में प्रत्यक्ष लाभांतरण डीबीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है, कर संग्रह को बढ़ाना, बैंकों का निजीकरण, सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाना या फिर निर्यात बढ़ाना। तो यहाँ पे याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है, सब्सिडी को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना। इसमें बिचौलियों को हटाकर सब्सिडी को डायरेक्ट जो है लाभार्थी के खाते में ही दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं शासन की तरफ से किया गया एक बेहतर सुधार था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सीआरआर का निर्धारण कौन करता है, संसद करती है, वित्त मंत्रालय करता है, आरबीआई करता है या फिर सेबी करता है। तो यहाँ पे जो आपका सीआरआर है इसका निर्धारण हमेशा आरबीआई करता है। ये कि सीआरआर है क्या, इसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो।
यह वह अनुपात है जिसे बैंकों को अपनी कुल जमा का 1 भाग आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना पड़ता है। क्यों? कभी अगर बैंक है, मान लीजिए कस्टमर ने पैसा मांग लिया, बैंक ऐसे क्या होगा, पूरा पैसा उधार दे देंगे तो बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा, तो कैसे वो जो है तरलता को नियंत्रित करेंगे। तो इसीलिए ये कैश रिवर्स रेशियो होता है जो कि हमेशा 1 भाग को बैंक को रखना ही पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन एफआरबीएम अधिनियम कब लागू हुआ? 2000 में, 2003 में, 2005 में या फिर 2008 में? तो बेटा याद रखिएगा 2003 में इस अधिनियम को लागू किया गया जिसे आरबीएम एक्ट के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य राजकोषीय अनुशासन को स्थापित करना था, घाटे को नियंत्रित करना था, साथ ही में जो दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता है ना उसके लिए काम करना था। तो इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है? उच्च वृद्धि, कम मुद्रास्फीति, कम वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, उच्च रोजगार या कम कीमतें, आर्थिक मंदी का अंत। स्टैगफ्लेशन की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब कम वृद्धि हो, उच्च मुद्रास्फीति हो तो उस स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। इसमें आर्थिक वृद्धि तो धीमी होती है लेकिन मुद्रास्फीति ज्यादा रहती है, मतलब वस्तुएं महंगी हो जाती है, वृद्धि धीमी रहती है, या नीति निर्माताओं के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आम जनता सबसे ज्यादा प्रभावित होती है जो कि वर्तमान समय में आपका समय चल रहा है। इसमें क्या है, मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन उसकी अपेक्षा वृद्धि बहुत धीमी है, मतलब लोगों की आय नहीं बढ़ रही लेकिन जो महंगाई लगातार आसमान छू रही है। चलते अगले प्रश्न पर। भारत में सेवा क्षेत्र का जीडीपी में लगभग कितना योगदान है? 30% है, 40% है, 50% है या फिर 55 से 60% है? तो यहाँ पे याद रखिएगा 55 से 60% तक का सेवा क्षेत्र का जीडीपी में टोटल योगदान है। एक चीज यहाँ पे बेटा और जानता है कि पहले एक चरण होता है कि पहले जैसे कि आपका प्राथमिक स्तर हो गया, प्राथमिक स्तर के बाद द्वितीय स्तर होता है जो कि औद्योगिक होता है, तृतीय स्तर जो होता है ये आपका सेवा क्षेत्र होता है तृतीय स्तर में, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, हम प्राथमिक स्तर में थे, प्राथमिक स्तर से हमने जंप किया सीधे कहाँ पे, सेवा क्षेत्र में, और हमने सेवा क्षेत्र को बढ़ा दिया। द्वितीय स्तर जो औद्योगिक क्षेत्र था उस चरण को हमने छुआ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जब इस चरण पे धीरे धीरे काम हो रहा तो धीरे धीरे वृद्धि हो आपकी बढ़ेगी, क्योंकि सेवा क्षेत्र में आप उतनी वृद्धि नहीं हासिल कर सकते जितनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप हासिल कर सकते हैं। पढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1978 में, 1982 में, 1991 में या सन 2000 में? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना सन 1982 में हुई थी। और यह किस लिए हुई थी? तो ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, कृषि व ग्रामीण विकास, इसके लिए जो है यहाँ पे किया गया था। ग्रामीण ऋण की जो व्यवस्था होती है वो भी आपका नाबार्ड ही प्रस्तुत करवाता है या उपलब्ध करवाता है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? बड़े उद्योगों को ऋण, स्टार्टअप को कर छूट, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को ऋण, निर्यात संवर्धन। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा जो सूक्ष्म व लघु उद्यम है उनके लिए जो ऋण की व्यवस्था है वो आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ही उपलब्ध करवाया जाता है। क्लियर? और इसमें क्या है, ये रोजगार सृजन हो गया, उद्यमिता हो गया, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे आपका जरूरी होता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का प्रभाव क्या होता है? बैंक अधिक ऋण देंगे, तरलता बढ़ेगी, बैंक आरबीआई में अधिक धन जमा करेंगे, ब्याज दर घटेगी। अगर रिवर्स रेट बढ़ा दी जाए या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पे क्या है बेटा, बैंक जो है क्या करेगा, आरबीआई में अधिक धन जमा करेगा क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ाया गया ना। अब अगर कोई पैसा बैंक के पास जमा, मतलब आरबीआई के पास बैंक पैसा देगा तो उसको ज्यादा जो है लाभ मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे जो है जमा करने लगते हैं। इसमें क्यों किया जाता है, जब मार्केट में ज्यादा कैश फ्लो हो जाता है, ज्यादा तरलता हो जाती है तो उसे समेटने के लिए इसको बढ़ाया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर।
भारत में प्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? जीएसटी है, सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क है या फिर आयकर है? तो बेटा देखिए, प्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है तो प्रत्यक्ष कर आपका आयकर हो जाएगा, बाकी सब अप्रत्यक्ष कर हैं। प्रत्यक्ष कर में जिस व्यक्ति पे कर लगता है उसी व्यक्ति को भरना ही भी पड़ता है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ आयकर ही है जो प्रत्यक्ष जिस व्यक्ति पे लगता है वही भरता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जीडीपी डिफ्लेटर किसे मापता है? केवल उपभोक्ताओं की कीमत को, केवल थोक कीमतों को, अर्थव्यवस्था के समग्र मूल्य को या फिर मजदूरी दर को? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो अर्थव्यवस्था की समग्र मूल्य स्तर है उसको जीडीपी डिफ्लेटर ही मापता है। इसमें क्या है, सभी वस्तुएं हों या फिर सेवाएं हों, उनके मूल्यों को देखा जाता है और ये तय किया जाता है कि उसमें वृद्धि हो रही है या फिर उसमें कमी हो रही है। तो बेटा ये आज के हमारे टोटल 15 प्रश्न थे, जिनका उत्तर आपके कितने सही हुए इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही में ये जो प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए, प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों में होती है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष? साधारण सा क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, अब देख लेते हैं कि कल का हमारा जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर क्या होगा। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था किससे प्रेरित है? अमेरिका से है, कनाडा से है, ब्रिटेन से या फिर ऑस्ट्रेलिया से है? तो बेटा जो एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप, ये आपके जो है ब्रिटेन से प्रेरित है। कहाँ से? ब्रिटेन से प्रेरित है। जैसे यूएसए की बात करते हैं तो वहां पे दोहरी नागरिकता है, लेकिन भारत में क्या है, भारत में एकल नागरिकता है, वही इसी तरह से ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। इसमें क्या होता है, इसमें पूरे भारत देश के लिए एक ही नागरिकता दी जाती है, राज्यों के लिए कोई अलग से नागरिकता नहीं प्रदान की जाती। तो बेटा इस वाले सेशन में आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल जो हमारी क्लास रहेगी, कल हमारी क्लास आपकी विज्ञान की रहेगी, साइंस की रहेगी, जिसमें आप जरूर शामिल होइएगा। और साथ ही में जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।